Yes, hello everyone. Myself Rahul Bhati plus verified educator on one and only one platform. तो आज हम स्टार्ट करते हैं टू चैप्टर दैट इज अकाउंट्स का रिवीजन जो आपने पूछा था। तो भाई एनपीओ हाजिर है आपके लिए। किस प्रकार करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको मैं अभी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, काफ़ी टाइम से हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स। तो मूविंग फॉरवर्ड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक ये रही, राहुल भाटी _ अनअकैडमी, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। बाकी सारे लेक्चर्स के अपडेट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेगी। फिर दूसरा एक और चैनल है अनअकैडमी एचएससी बोर्ड, मतलब एचएससी बैचेस, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए बग्स बाउंड्री प्रोग्राम है। बग्स बाउंड्री प्रोग्राम असल में है क्या, ये अपॉर्चुनिटी आप सारे लर्नर्स के लिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, वीडियो में कुछ इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो आप बताइए। उससे क्या होगा, हम क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे। मतलब जो भी है पढ़ाने की चीज़ें और इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आप ये पहले बताओगे तो कुछ प्राइजेस भी आपको मिलेंगे, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम चालू है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। दिस इज फॉर क्लास 7 to 10, ये लर्नर्स के लिए सारे के सारे। जहाँ पे आपके लिए देखिए अनअकैडमी प्रेजेंट्स प्रोडिजी फॉर क्लास 7 to 10 विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस वाइल टेस्टिंग नॉलेज इन मेंटल एबिलिटी। ये भी एक टेस्ट होने वाला है, जो कि 23rd, 29th और फरवरी 6th और 13th को उसके हिसाब से होगा। अपना टाइम टेबल देख लीजिए और ये एग्जाम दीजिए। और इसके अंदर कोड यूज़ करना है आपको भाटी 10, ताकि आपको प्राइजेस भी मिल पाए। तो सिंपल है, 1 क्लिक पे एनरोलमेंट हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। फिर यहाँ पे देखिए अनअकैडमी प्रोडिजी विन 20 लाख कॉलेज ग्रांट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 to 12 स्टैंडर्ड, जिसके अंदर इंजीनियरिंग और जो आगे की चल के मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको के लिए कॉलेज ग्रांट है 20 लाख रुपीज़ तक का। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। बस यहाँ पे कोड यूज़ करना है भाटी 10, और इसकी भी लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे ये टेस्ट का पूरा टाइम टेबल है बाकायदा, तो अपने लिए रखिए। तो 29 फरवरी 6 और 13 को ये सारे टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे देखिए एक्साइटिंग प्राइजेस है जीतने के लिए। मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको डॉट, अमेजॉन वाउचर्स। तो ये सारी चीज़ें आप सबको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, दैट इज क्या चीज़ के लिए हम मिले हैं, एनपीओ पढ़ने के लिए। तो व्हाट डू मीन बाय एनपीओ? एक सिंपल सी बात है, बहुत इजी चीज़ है अगर आप इसको इजी रखोगे। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है तो ये चैप्टर के अंदर बस चीज़ें थोड़ी सी अलग है और कुछ नया नहीं है। तो एनपीओ ये कौन मेंटेन करता है, इतना मैं अभी थियरी ज़्यादा जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना पता ही है अकाउंट्स किसके लिए होते हैं, एनजीओ। जो बिजनेस, मतलब मोटिव उनका क्या है, बिजनेस मोटिव नहीं है। वो चाहते ही क्या है कि लोगों को वो सर्विसेज मिले। वो हो सकती है एजुकेशन, हो सकता है हेल्थ फैसिलिटी हो सकती है। तो आपने कभी भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, कोई हॉस्पिटल में विजिट किए होंगे, या आपने जहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसा मुन्ना भाई एमबीबीएस तो ऊपर लिखते हैं ना नाम, चैरिटेबल ट्रस्ट के बाद एजुकेशन भी देखोगे तो स्कूल कॉलेजेस जो है ट्रस्ट के माध्यम से चलते हैं। तो उसके अंदर देखो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। कहीं पे ये नहीं कहा कि वो लोग प्रॉफिट ना कमाए, वहाँ पे वर्ड प्रॉफिट नहीं यूज किया जाता है, वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है सरप्लस। और जो सरप्लस होता है वो भी उसी चीज के अंदर एंगेज किया जाता है। कहने का मतलब है, मैं भाई स्कूल चालू कर रहा हूँ तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेन मोटिव मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेन मोटिव है मेरा क्या, एजुकेशन देना। हाँ, वो एक्टिविटी करने के चक्कर में मुझे सरप्लस हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो उसका मतलब मैं सैलरी नहीं निकालता। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर सैलरी कॉर्पोरेट सैलरी तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो स्टाफ काम करेंगे तो उनको क्या सैलरी नहीं मिलता? अरे उनको भी तो घर चलाना है। तो एनजीओ मतलब वही मत पकड़ो, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो एनजीओ है। समझ में आ रहा है? एक तरीके से वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सारा काम करना चाहती है। तो ये चीजें इसके अंदर है। अभी टॉपिक हम कैसे पढ़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक हम पढ़ना चाहते हैं, तो इतना मैं और डिटेल में जाऊंगा नहीं, एग्जांपल्स में आपके लिए लूंगा नहीं। पर एग्जांपल्स के रूप में अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे एनजीओज हैं, क्राई फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चों के लिए कोई काम करता है, कोई किसी चीज़ के लिए काम करता है। तो वैसे यार बहुत सारे के सारे हैं, गूंज फाव है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या है फाइनल अकाउंट जो किया हमने और यहाँ पे एनपीओ, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहां पे आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या वहां पे आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, और आपको क्वेश्चन में दिया रहता था, ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, यस और नो। और उसके बाद आप बनाते थे पीएनएल अकाउंट, उसके बाद आप क्या बनाते थे भाई, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करते थे, ये चीजें हमें समझ में आ चुकी है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अब एनपीओ, ये तो हो गया फाइनल अकाउंट्स की बात। अब एनपीओ में क्या होता है? एनपीओ में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट,
ये क्या है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट, एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस होता था, यस और नो, यहाँ पे क्या होता था ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और साथ ही साथ अगर हम देखें हमें बनाना क्या है, व्हाट वी हैव टू मेक, हमें यहाँ पे बनाना है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, और क्या बनाना है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपका वो गायब हो चुका है, क्या गायब हो चुका है सर, ट्रेडिंग और पीएनएल का जो था ना बाइफर्गेशन आप अलग करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, यहाँ पे वो नहीं है, एक ही चीज है, दैट इज एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। ये चीजें आपको बनानी है बस, और कुछ आपको दूसरा करना नहीं है। अब जरा यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि रिसीट एंड पेमेंट में होता क्या है, रिसीट्स और एक तरफ है आपका पेमेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक ही चीज होनी है, रिसीट्स मींस व्हाट, जो भी पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है कोई भी फॉर्म में हो, ये एक समझ लो आपका एकदम बेसिक अकाउंट चल रहा है, जो भी पैसा मिला, ठीक है, मनी रिसीव्ड। अब ये मनी रिसीव्ड तीन तरीके से हो सकता है, तीन टाइमिंग, मतलब तीन टाइमिंग में कहता हूं, एक हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर, जिसको मैं लास्ट ईयर कहूं, और एक हो सकता है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में आपका फाइनेंशियल ले लेते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज 21-22। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो इस दौरान हमें कुछ पैसा पिछले साल का भी इस साल मिल रहा है, यस और नो। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप मुझे अचानक से बख्शिश देने आते हो, बोर्ड एग्जाम हो जाता है, सर ये लो पकड़ो, तब तक फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, रिजल्ट आएगा अप्रैल के बाद, यस और नो, तो वो मैं इनकम में गिन लूंगा। तो समझ लो, लेकिन वो पैसा तो मुझे पिछले साल का मिला है, पर मिला तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में मिला, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है। सो दैट इज प्रीवियस ईयर, और क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 2021, ठीक है। तो अब ये प्रीवियस ईयर समझ गए, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट ईयर कह लो, तो वो हो जाएगा 22-23। तो आपको लगता है सर इतना अच्छा आपने पढ़ाया 12th में, एक काम करो आगे भी आप ही पढ़ाना, ये लो पैसा पकड़ो, तो दैट इज व्हाट नेक्स्ट ईयर। अरे हाँ या ना, तो खुद का प्रमोशन जरूरी है ना, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पैसा कब मिल रहा है, पैसा हर एक पैसा मुझे इसी टाइम मिल रहा है, समझ में आ गया। अब रही बात, ये पैसा इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है, और ये रिसीट अकाउंट वही है, ये क्या है एक तरीके से पूरा का पूरा पैसा जो भी आ रहा है डंप कर दो यहाँ पे, बस वही एक सिंपल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वहां पे। कौन से ईयर का क्या है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद पेमेंट, अभी आपने कुछ पेमेंट किया है, फॉर एग्जांपल जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, स्टेशनरी लगेगा, जो भी फॉर्म ऑफ पेमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा मनी पेड, यहाँ पे क्या चीजें आनी है मनी पेड, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या किया, जो पैसा पे करना था वो पैसा हमने पे कर दिया, अच्छी बात है। अब डिफरेंस क्या है, यहां से कोई चीजें हमारी जाने वाली है, कहां पे जाने वाली है, एक जाने वाला है आपका एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में, और एक आपका जाने वाला है बैलेंस शीट। अब क्या किधर जाता है जरा ध्यान से सुनना, कोई अमाउंट जो होगा मनी रिसीव्ड में रिसीट साइड है, अच्छा, जो आपकी इनकम है रेगुलर रिकरिंग इनकम है, जिसको मैं यहां पे डाल दूंगा दैट इज रेवेन्यू इनकम, क्या मतलब जो रेवेन्यू है बार बार, मतलब रेवेन्यू नहीं रिकरिंग इनकम, क्या कहूंगा मैं उसको, रिकरिंग इनकम, मतलब मुझे बार बार मिलने वाली है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया तो बार बार मिलने वाला है। तो ये एक्सपेंडिचर इनकम तुम्हारा कैसा अकाउंट है जहां पे जो बार बार लगातार होने वाला है, वो चीजें यहाँ पे आ जाएगी। और आपके जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग क्या है एक्सपेंडिचर है, अब खर्चा है तो खर्चे की जगह पे, इनकम है तो इनकम की जगह पे, ये समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे, ये जो भी चीज होगी ना, यहाँ पे जो भी चीज आप करोगे दैट विल बी ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आप जो भी चीज करने वाले वो आपकी ऑल टुगेदर कौन सी चीज होने वाली है, करंट फाइनेंशियल ईयर की होने वाली है, और कुछ अलग होने वाला नहीं। आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया है, ये आपका एग्जैक्टली करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा, दूसरा कुछ भी हो वो यहाँ पे डालना ही नहीं, भले वो आपका रिकरिंग क्यों ना हो इनकम या रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्यों ना हो, अगर वो करंट ईयर का है तो ही वहां पे एंट्री है, अदरवाइज वहां पे एंट्री नहीं है। अच्छा, तो उसकी एंट्री कहां पे, अगर वो यहां पे नहीं आ रहा है, करंट का नहीं है, या फिर वो पिछले साल का, अगर वो करंट का नहीं है तो पिछले साल का है प्रीवियस ईयर, या तो फिर वो नेक्स्ट ईयर का जो मैंने ग्रीन से कलर किया है, तो वही चीज है ना, तो उसी की एंट्री यहां पे दो, बाकी कुछ भी एंट्री नहीं आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। अच्छा सर, ये तो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को कहां पे डाले, तो ये कुछ भी चीज है ये आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको पिछले साल पैसा क्यों आएगा, अरे मैंने आपको पढ़ाया तभी तो आप बख्शिश देने आओगे, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पढ़ाया नहीं तो आप क्यों आओगे, तो आप मुझे पैसे देने आगे, सिंपल सी बात है, तो पिछला कुछ बकाया होगा तभी तो आओगे,
तो दैट इज बैलेंस शीट में एसेट साइड आपने लिखा होगा, वहां से लेस कर दो। अच्छा, आपने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, एडवांस में क्यों दिए? खुश होके दे दिए, रिटर्न भी ले लोगे क्योंकि मैंने सर्विस तो दी नहीं है, तो उस टाइम पे मेरे लिए लायबिलिटी है। तो जब कभी कोई रिकरिंग या कुछ भी हो तो वो आपका कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? जैसे कि रिकरिंग इनकम एंड रिकरिंग एक्सपेंस, ये यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो ये कहां पे आ गया आपका? बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव जगह, वो अपने आप ढूंढ लेना। तो ये चीज हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, पेमेंट दैट इज मनी पेड। अब मनी पेड की बारी। अच्छा, तो उसका भी मैंने आपको एक्सपेंडिचर साइड बता दिया, रिकरिंग एक्सपेंस है तो वहां पे डालना है। अगर वो करंट ईयर का है तो ही डालना है, अदरवाइज कहां पे डालोगे? पूरा का पूरा बैलेंस शीट में। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इनकम भी जो है वो दो तरीके की होती है, जैसे कि रेवेन्यू तो समझ में आ गया, इनकम कैपिटल भी तो हो सकती है, दैट इज रिसीव्ड वन टाइम, दैट इज रिसीव्ड वन टाइम, तो वो बाद में आपको मिलने वाला नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ लीगसीज होते हैं, कभी कुछ फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको कहूँ कोई तो है ना, कभी विल बनाता है कि भाई कोई आगे पीछे नहीं, या उसे किसी को देना नहीं है, तो एनजीओ के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देता है। वो कहता है कि भाई इतने पैसे 1 करोड़ रुपए पकड़ो, मेरी इच्छा है कि भाई स्कूल बनाओ, बच्चों के लिए क्या बनाओ? स्कूल बनाओ। तो ठीक है भाई, स्कूल बनाएंगे बच्चों के लिए, क्या जाता है? समझ में आ रहा है? बच्चों के लिए क्या बनाना है? स्कूल बनाना है, तो उस चीज के लिए पैसा दिया है, तो वो पैसा किसके लिए यूटिलाइज होना चाहिए? ओनली फॉर स्कूल। समझ में आ गया? तो वैसे जो खर्चे होंगे या वैसा कोई फंड होगा, वो सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में आएगी। तो यहाँ पे और एक चीज क्या आएगी साथ साथ में? रेवेन्यू वाला तो आएगा ही आएगा, और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, इनकम भी आएगा, लेकिन कौन सा? करंट ईयर के अलावा वाला, और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे आएगी। मुश्किल से 5 मिनट में मैंने आपको एक्चुअली करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम फास्ट ट्रैक पढ़ रहे हैं भैया। अगर आप डिटेल में कहोगे तो यही मैं आपके लिए नंबर ऑफ आवर्स तक मैं बातें कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। नंबर ऑफ मतलब ऐसा नहीं कि 10 घंटे, तो मिनिमम 1-2 घंटे में आपको काफ़ी चीज़ें इसके बारे में और बता सकता हूँ, पर अभी वो हमारा यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, और उसके बाद आपको क्या दिया रहेगा? एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस शीट आपको बनानी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ी देर चाहिए तो रुक जाइए और ये चीज को जरा रिकलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप दिस इज ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा एक्सपेंस इनकम का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी रेवेन्यू रिसीट, क्या है आपके पास? कोई भी रेवेन्यू रिसीट्स, तो जो पैसा आएगा, जो मैंने पढ़ा है वही आपको लिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कोई पैसा आपके पास है, पैसा दो तरीके का हो सकता है, एक होगा रेवेन्यू और एक होगा कैपिटल। रेवेन्यू जो बार बार आए, कैपिटल जो भैया हमें नहीं पता यार, एक बार हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसको बेची, उसको बेच के हमने क्या किया? पैसे कमा लिए, दैट इज कैपिटल। तो ये आपका कहां पे जाएगा? दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पे मैं मेरी तरफ से ऐड करता हूं करंट ईयर का, के अलावा का कुछ भी होगा तो बैलेंस शीट में डाल देना। तो फिर कैपिटल में क्या जाएगा? कैपिटल में जाएगा, कैपिटल का जो भी मतलब कैपिटल रिसीट्स हैं वो आपकी जाएगी बैलेंस शीट में जाएगी। प्लस मैं मेरी तरफ से थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ, रेवेन्यू वाला भी बैलेंस शीट में डालोगे अगर वो प्रीवियस ईयर का कुछ है, एंड कौन सा है आपका? नेक्स्ट ईयर का है। तो ये रिसीट्स के बारे में कहानी समझ में आ गया। रेवेन्यू है तो भैया अगर वो पिछला साल और नेक्स्ट ईयर का, तो वो भी कैपिटल के मतलब कैपिटल तो नहीं गिनेंगे, पर मतलब कैपिटल रिसीट्स। हाँ, तो कैपिटल रिसीट्स नहीं है, गलती से भी वो मत कहना, पर वो जाएगा कहाँ पे? आपका बैलेंस शीट में जाने वाला है। आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज क्लियर। वैसे ही हम एक और ले लेते हैं, दैट इज पेमेंट वाला। तो पेमेंट वाले में क्या होगा जरा देखते हैं। तो पेमेंट साइड में क्या होगा जरा देख लो। पेमेंट जैसे हम किस चीज को पेमेंट करेंगे भाई? पेमेंट भी दो तरीके से हो सकता है। एक है आपका ये आपका एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर। एक रेवेन्यू और एक आपका है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू है तो ये आपका कहाँ पे जाना चाहिए? एक्सपेंडिचर साइड जाना चाहिए, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मतलब। और वो आपको लिखना इनकम साइड है, वो आपको समझ में आ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स जिसको कहते हैं हम, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है। अगर कोई और आपका ऐसा कुछ हो जैसे कि आपका करंट ईयर का ना हो, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का कुछ हो, प्रीवियस ईयर
एंड नेक्स्ट ईयर का कुछ हो, वो कहाँ पे जाएगा आपका, वो जाएगा सीधा सीधा बैलेंस शीट में। तो ये चीज़ें हमें इतनी समझने वाली काम है। अब इसी के साथ हम इतना समझिए, इसको नोट्स में ले लीजिए कि ये देखो कितने पेज हमने भरे, बस एक चीज़, दो और ये तीन, इतना पढ़िए और धीरे धीरे हम सम्स भी पूरे साथ में सॉल्व करेंगे, चिंता मत कीजिए। और भी चीज़ें, ये पहले इतना लिख लीजिए। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब जरा देखो भाई, ये सिंपल सी चीज़ें, काफ़ी जगह पे ये पूछे जाते हैं एडजस्टमेंट्स, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब इतना हमें डिटेल में जाना नहीं है, पर एकदम लॉजिकली ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले जरा देखिए क्या कहा गया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। यहाँ पे ना बहुत सारा चीज़ है ना, डेट का मामला है यहाँ पे। तो डेट के रूप में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, एक तो आपको हमेशा क्या पहचानना है, जब भी आप सम सॉल्व करो आपको ये पहचानना है कि करंट ईयर, ठीक है, उसके पहले आपका जो है प्रीवियस ईयर, और आपको नेक्स्ट ईयर पहचानना है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारा यहाँ पे मेन काम करंट ईयर को सॉल्व करना है कि उस टाइम पे उसके क्या इफेक्ट्स जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई 16-17 मतलब 16-17 तो 17 का एंडिंग जो है, उस दिन एक बैलेंस शीट में हमें एक आइटम पता चल रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की 800 रुपया बच गया है। समझ में आया? अब देखो फॉर एग्जांपल हम कुछ काम करते हैं ऑफिस में, ये सब ना, हमारे पास स्टेशनरी हम खरीदते हैं, तो जैसे 31 मार्च हो तो हम आग नहीं लगा देते भाई खत्म, अगले एक दिन बाद नया लेंगे। कुछ नहीं हुआ है, बदला कुछ नहीं है भाई, एक दिन बाद बस फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, बराबर है कि नहीं है। बर्थडे हुआ आपका या मेरा बर्थडे हुआ, कुछ अगले दिन से कुछ अलग कुछ हो जाता है, एज बढ़ता है और कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो वैसे ही 31, चलो, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई 800 रुपया भाई पिछला बचा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बाय स्टेशनरी परचेस तो करंट ईयर में 7,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो इससे एक चीज समझो, पुराना 800 रुपये का बचा हुआ था और यहाँ पे 7,000 रुपये का आपने और खरीदी की, टोटल आपके पास 7,800 रुपीज का एक तरीके स्टेशनरी आपने खर्चा कर दिया है, जिसके अंदर 800 रुपया पहले पेमेंट किया गया था, पर आपके पास माल बचा हुआ है। इस बार क्या हुआ है, आपने कैश दिया है और आपने क्या किया हुआ है, 7,000 रुपए के स्टेशनरी खरीदे हैं। अब जरा एडजस्टमेंट में जरा पढ़िए, 1,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द स्टेशनरी बिल। तो कब कोई चीज आउटस्टैंडिंग रहती है, जब मतलब आउटस्टैंडिंग वाली इसकी एंट्री आपने पास नहीं करी है। तो पहले जरा यहाँ पे आ जाइए वर्किंग के रूप में, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। के पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, स्टार्टिंग में 700 रुपीज़ का ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कैसे हुआ, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था, इस साल का क्या हो चुका है हमारे लिए ओपनिंग, तो ये हमने लिख दिया। अब इस साल हमने और परचेज किया, दैट इज ऐड। और ये आपको छोटा सा एडजस्टमेंट इतना आपको पेनफुल होगा अगर आप सही तरीके से नहीं समझोगे, इसकी वजह से आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे। एनपीओ में ज़्यादा एडजस्टमेंट पूछते नहीं, सारा का सारा ध्यान सब्सक्रिप्शन पे होता है और ऐसे एक एडजस्टमेंट पे होता है। तो ये इतना और बाकी एक दो नॉर्मल आपको आउटस्टैंडिंग या कुछ दे देंगे, 4 या 5 में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन मुद्दा उनको क्या है, ये कॉन्सेप्ट चेक करना है। सो ऐड परचेजेस, कितने का परचेज हुआ है यहाँ पे, 7,000 रुपीज़ का क्या है यहाँ पे परचेजेस है। तो ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। अब और दिया हुआ है एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 1,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। तो ये 1,500 आउटस्टैंडिंग कब है, मतलब हमने उसको एंट्री में नहीं लिया है, जो परचेज किया तो 7,000 का बिल आ गया रहेगा, किसी से 2,000 का परचेज किया, किसी से 3 किया, तो टोटल अमाउंट हमारा 7,000 परचेज हो चुका है। लेकिन 1,500 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब भाई अभी तक हमने उसको एंट्री नहीं किया, हमें पेमेंट करना बाकी है। तो हम यहाँ पे आ गए और भाई आउटस्टैंडिंग है ना, तो ठीक है भाई यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, बिल एक तरीके से आउटस्टैंडिंग परचेज ही होगा। कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, 1,500। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है 7,000 प्लस ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 800 है, प्लस 7,000 प्लस 1,500 कितना हो गया, 9,300। मतलब एक तरीके से इतना हमारा टोटल खर्चा हुआ है। लेकिन
क्या हमारे पास कुछ बचा है स्टॉक? देखो नीचे दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2018 प्लस 17-18 के एंड में कुछ बच चुका है। कितने का बचा है? 1300 रुपए का चीज बच चुका है, वो हम अगले साल यूज करेंगे ना, तो उसको अगले साल के खर्चे में डालो। तो इस साल कितना खर्चा हुआ? पुराना यूज हुआ, तो पुराने साल स्टॉक क्यों बचा, तो पुराने साल खर्चे में डालो ही मत यार, वो इस साल खर्चे में डालो कि यूज कब हो रहा है, वो आज की तारीख में यूज होने वाला है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज 1300, और इसको हम लेस कर देंगे। तो जैसे ही लेस किया तो हमको कितना मिलने वाला है? 8000 रुपीज। तो ये हमारा क्या है, करंट ईयर के जो पीएनएल तो बनता नहीं यहाँ पे, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में हमारा ये होना चाहिए 8000 रुपया। बाकी का जो 1300 रुपये स्टॉक बचा है ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, कहाँ पे? एसेट साइड, क्योंकि ये आपने यूज नहीं किया, मतलब आपके पास बचा है तो अच्छी बात है, तो ये इस तरीके से वहां पे चला जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया और काफ़ी हेल्पफुल होगा, और एग्जाम में आ जाएगा, तो प्लीज़ ये अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, और चांसेस बहुत हाई है ऐसे चीज़ें पूछते हैं, तो ये चीज़ें कंप्लीट कीजिए, फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 सेकंड में यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूँ, फिर आप आराम से कंप्लीट कीजिए, मैं फिर चालू कर रहा हूँ, दैट इज सब्सक्रिप्शन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सब्सक्रिप्शन की। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन पहले समझते हैं ये होता क्या है, और ये समझ जाना 101% इसके बिना एनपीओ का सम बनेगा ही नहीं। तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसका सम भी सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन, अब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है क्या भाई? आजकल तो ये सब्सक्रिप्शन देखो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हमारा पैक बेस्ड सब्सक्रिप्शन ले लो, तो दैट इज सब्सक्रिप्शन। क्या प्लस का सब्सक्रिप्शन ये है क्या? मतलब आप पे करोगे तो आपको सर्विस मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर आप टीवी का कोई सब्सक्रिप्शन से टाटा स्काई इसको लगा डाला, लाइव जिंगा डाला, ये सर नो, जैसे हमारा लेक्चर देख लिया तो भाई मार्क्स काफ़ी अच्छे आने हैं, तो ऐसी बात सब बातें हैं। तो सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि भाई सिंपल सी बात है, आपको उस चीज़ का एक्सेस चाहिए तो आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई काम करना है, आप कोई एनजीओ में कोई आप क्या हो, उससे रिलेटेड हो, आप उस एनजीओ से अपना बोलते हैं ना अस्तित्व रखना चाहते हो, अस्तित्व इन द सेंस आप उसे एंगेज रहना चाहते हो, आप कहते हो आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए आपको कुछ काम करना है, तो एक चीज़ देखो, एक ये नहीं है एजुकेशन ले लो, हॉस्पिटल ले लो, मैं एग्जाम, हाँ ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको ये देना चाह रहा था कि आप कोई भी एक कॉज पकड़ लो, ठीक है, उस कॉज के रिलेटेड जरूरी नहीं आप जाके उस कॉज को काम करो, आपके पास जरूरी नहीं है समय हो, या आप कुछ चाहते हो, या एक वॉलंटरी आप खुद काम भी करने चले जाओ, पैसा ही देके सब कुछ नहीं होता है ना, समझ में आ रहा है? कभी कभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई कंपनीज होती है वो सब करते हैं, जैसे आपको वॉलंटरी कहीं जाना है तो आप जाओ, पढ़ाने भी जा सकते हो, 2 दिन आप सैटरडे संडे चले जाइए, यस और नो, तो ऐसी सब चीजें होती है। तो एनजीओ से आप जुड़ सकते हो 2 तरीके से, एक वॉलंटरी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर लो, एक दूसरा है कि आप सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करो। तो वो लोग क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, वो लोग करेंगे इन द सेंस फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे एक आर्ट क्लास ऑर्गेनाइज करवानी है, तो एक दिन अगर एक आर्ट क्लास का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो क्राफ्ट पेपर लगेगा, कोई ड्राइंग मटेरियल लगेगा, ड्राइंग पेपर्स लगेंगे, वाटर कलर्स लगेंगे, तो वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, वाटर कलर खरीदने हैं उनके लिए, क्रेयॉन्स खरीदने हैं, फिर वो ये सारी चीज़ें खरीदनी है उनके लिए, फिर बुक खरीदना है, तो वो हम ऐसा तो नहीं उनको यूज़ करेंगे बोलेंगे वापस दो, तो वो उनके लिए ना छोटे बच्चे हैं, तो वो एनजीओ हमारा काम ही वो है, तो ऐसा हमने चालू किया, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो वैसा ये सारा काम होता है। तो आप जरा एग्जाम्पल समझो और कैसे ये काम करना है वो चीज़ें समझो। तब यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचना है। अभी आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, यस और नो, तो वो मेंबर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए उनको हर साल एक अमाउंट पे करना है। तो फॉर एग्जांपल उस एनजीओ के अभी तक 1000 मेंबर हो चुके हैं, तो उन 1000 मेंबर को 1000 रुपए देने हैं, साल के 1000 रुपए देना है। तो ये जो हमने कॉस्ट अभी मैंने बताया वो क्या होगा, पूरा को किया जाएगा। तो कितने पैसे जमा होते हैं, कितने भाई, 10 लाख रुपए जमा हुए। तो ये 10 लाख रुपए से क्या होने वाला है, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, प्लस खुद की जो ऑफिस है उसका खर्चा, एक छोटा सा ऑफिस लेके बैठा होगा एनजीओ, वहां पे प्रिंटर है, वहां पे एक स्टाफ है, तो स्टाफ या वॉलंटरी सर्विस, मतलब ये मत समझो कि हर जन आएगा 2 दिन रुकेगा तीसरे दिन नहीं, दैट इज वॉलंटरी, पर कुछ तो स्टाफ भी तो चाहिए,
वो सारा काम करेंगे, तो एक जन है वो फंडिंग लाने का काम करेगा, प्लस वो अपना जॉब तो कर ही रहा है। ये एनजीओ का मतलब क्या है कि हम सैटरडे संडे ही काम करेंगे, नहीं बीच में प्लानिंग वगैरह करते रहेंगे, कभी मिलेंगे हम, और एक दिन जाके हम वॉलंटरी जो हमारे फ्रेंड सर्कल है तो उसी से धीरे धीरे चालू होगा। तो हम पहले एक बार एक स्कूल को कैटर करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, ऐसे करके हम जितना एक्सपांड कर पाए करेंगे। पर मेन प्रॉफिट यहाँ पे मुद्दा नहीं है। तो मेंबर आज 1000 है, सोचो ये मेंबर 1 लाख हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोशल मीडिया में इतना कैंपेन किया हमने, तो ये सारी चीजें इस प्रकार चल रही है। तो ये सारा का सारा मामला है। तो अब ये सब्सक्रिप्शन में मुद्दा क्या है सर, इसके अंदर इतना प्रॉब्लम क्या हो जाता है? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होता है। अब ये 1000 लोगों को कांटेक्ट करना है, बराबर उनको कहना है पैसे दो, तो कोई पैसा ऑन द स्पॉट दे देता है, कोई पैसा बाद में देगा। तो हमने उनको क्या करते हैं, बोले भाई पेमेंट कर दो, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, यूपीआई पेमेंट कर लो। अरे वो कभी भूल जाते हैं, ये सर नो, फिर अचानक से हम उनको 1 साल का भी निकल जाता है। तो पैसा ये 3 पार्ट में हो जाता है वापस से। कैसा 3 पार्ट में कैसा हो जाता है, मतलब एक हमें मिला, ठीक है, दूसरा पैसा वो भी हमें मिला पर वो लास्ट ईयर का है, ठीक है, और वापस से पैसा मिला लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब ये है हमें पैसा 3 तरीके से मिल सकता है। एक, सबसे पहले किसी का कुछ पुराना बकाया होगा, वो मेंबर यार यार मेरा छूट गया, एक काम कर, पहले का 1000 रुपया, अभी का 1000 रुपया, 2000 पकड़ो। यहाँ पे कोई बैड डेट्स वाला मामला नहीं है कि अरे वो मेंबर बना उसने पैसे नहीं दिए, हमारा बैड डेट्स हो गया, हमारा नुकसान। तो ये वो बात नहीं चल रही यार। अरे वो नहीं दे पाया, भूल गया, XYZ रीजन हो, तो उसकी मेंबरशिप थोड़ी कैंसिल कर दी अभी तक। अभी कभी हमने ही रूल बनाया होगा 5 साल तक कंटिन्यू किसी ने पैसे नहीं दिए तो मेंबरशिप उसकी कट हो जाएगी। एक लॉजिक में जस्ट एक बात करो, हमने रूल बना दिया तो कोई गलत बात नहीं है। तो 5 साल तक तो हमें रुकना है, हमें 5 साल तक तो रुकना है, तो वो एक साथ पैसे दे रहा है। और कुछ लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल, कोई कह रहा होगा यार आज एक काम करते, मैं हर बार भूल जाता हूँ, एक काम करो 5000 रुपया पकड़ लो एक साल, तो उसे 5 साल का एडवांस दे दिया या 2 साल का एडवांस दे दिया, उसके ऊपर भाई बाद में तुम मिलोगे नहीं मिलोगे तो यार अभी पकड़ लो, मुझे देना है, मुझे एक कॉस है भाई, मुझे देना है, तो ठीक है। तो ये एक इसका क्या है, सब्सक्रिप्शन है, चाहे एक तरीके से कह लो, और ऐसे पैसे जमा होते हैं। अब हमें वापस से किस चीज का हिसाब रखना है? हमें भैया सब चीज का हिसाब रखना है, लेकिन जो रिसीव्ड है करंट ईयर में तो उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जो पिछला साल का मिला है तो वो हमारा एसेट साइड ऑलरेडी रहेगा एज आउटस्टैंडिंग, कि हमने इनकम में तो ऑलरेडी ऐड कर दिया रहेगा इसके एनजीओ की, क्योंकि हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं कि एज एंड व्हेन इवेंट हैपेंस। हम ये नहीं देखते कि कैश बेसिस जिस दिन पैसा आएगा उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, तो ये सब टेंशन ही नहीं था। समझ में आ गया? तो 1000 मेंबर है इंटू 1000, 10 लाख रुपए आना चाहिए। हाँ 2 लाख रुपया नहीं आया, क्यों नहीं आया? आउटस्टैंडिंग है। तो इनकम तो आप 10 लाख ही गिनोगे और 2 लाख लिख दोगे एसेट साइड आउटस्टैंडिंग, तो अगले साल 1 लाख आया, तो फिर 1 लाख आया ना आपका, तो उसको किधर भी ऐड नहीं करना है, 2 लाख से फिर टूस कर दो ना, कि इनकम में पहले से ऐड है। तो ये ऐसा सिस्टम चलते रहता है। तो आप इस, और नेक्स्ट ईयर तो एडवांस मिला है वो क्या, अरे वो पैसा ऑलरेडी कहाँ पे, वो तो हमने इनकम मानी ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर ड्यू है, वो पैसा पहले ही मिला तो लायबिलिटी साइड रख दो। तो ऐसे ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन होता है। अब कैसे सॉल्व करना है डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, डिपेंड किस पे करता है, एंटायरली क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया। चलिए आ जाइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही है आपके टेक्स्ट बुक का, चिंता की कोई बात नहीं है। फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ओनली, यहाँ पे पूरी की पूरी बातें किसकी करेंगे, सब्सक्रिप्शन ओनली। तो ये इंफॉर्मेशन जरा समझो। यहाँ पे 2 तरीके, एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे रिसीट्स है और एक पेमेंट है। तो पेमेंट से तो हमें फिलहाल कुछ लेना देना है नहीं। अब रिसीट साइड अगर हम देखते हैं तो टू सब्सक्रिप्शन कितने अच्छी तरीके से हमें बाइफर्केशन दे दिया, कौन से साल का कितना पैसा। अब सबसे पहले हमें पहचानना है करंट ईयर। करंट ईयर क्या है यहाँ पे, करंट ईयर है हमारा 17-18, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोकस हमारा इस साल में। अगर हमें बाइफर्केशन ना दे तो अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अब बाइफर्केशन है तो अलग तरीके से सोचना पड़ता है। बाइफर्केशन है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम खुद कर लेते क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकाल के, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन पहले बनानी है, तो सबसे पहले आप लोग भी बना लीजिए, मैं भी बनाता हूँ रूलिंग, दैट इज एक्सपेंडिचर इन इनकम अकाउंट हमें बनाना है, और एक बैलेंस शीट बनानी है। तो कौन से इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे वो मैं आपके साथ पढ़ते पढ़ते सॉल्व करूंगा। तो आप सब भी बना लीजिए, मैं भी यहाँ पे रूलिंग कर लेता हूँ, सब कुछ चालू है वैसे का वैसे ही, तो आप भी रूलिंग कीजिए, मैं भी कर लेता हूँ।
ये सबसे पहले है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर रुपी, यहाँ पे लिखेंगे इनकम रुपी, ये हो चुका। और दूसरा हमारा है यहाँ पे दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये साइड होती है लाइबिलिटी, ये साइड है रुपी, यहाँ पे एसेट्स। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे बना ली। ये हमारा पूरा का पूरा काम इस प्रकार है। चलो अब जरा यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं 16, 17, 17, 18, 18, 19। अब हमें बाइफर्केशन अवेलेबल है तो ठीक है। हमें टोटल 85,000 पैसे मिले। टोटल कितने पैसे मिले हैं? 85,000। उसमें से करंट ईयर का कितना है? 80,000 क्या है? करंट ईयर का है। और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 7,000। तो भाई करंट ईयर का 7,000 और आना चाहिए था, वो आया है क्या? नहीं आया। तो पहले हम यहाँ पे पहुंचते हैं। करंट ईयर का इनकम में कितना लिखे? यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमें आया कितना है करंट ईयर का? यहाँ पे पूरा काम मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पे देखिए रिसीट साइड। रेवेन्यू में क्या लिखोगे? ओनली करंट ईयर, पिछला कुछ भी हो वो नहीं लिखना। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आपको कितना दिया हो? बाइफर्केशन दिया ना 80,000। फॉर एग्जाम्पल बाइफर्केशन नहीं होता और आपको देते टोटल 85,000 और कहीं पे नीचे लिख के दिया होता कि करंट ईयर का 80,000 है, तो आप क्या करते पता है? पहले ही 5,000 निकाल देते। क्यों? क्योंकि भाई 80,000 ही करंट है ना, एक्स्ट्रा भाई इस साल का ही नहीं निकालो। अब यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बाइफर्केशन अवेलेबल है। तो 80,000 हमने कहाँ पे लिखा? भाई ये हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, करंट ईयर का एक एडजस्टमेंट के रूप में हमें लिख के दिया हुआ है। क्या लिख के दिया हुआ है? कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 7,000। कितना दिया हुआ है? 7,000। ठीक है, समझ में आ गया। करंट ईयर का 7,000 रुपया हमें मिलना चाहिए। मिला है क्या? नहीं मिला। भाई मिलेगा तो करंट ईयर की इनकम में ऐड तो करो। ऐड क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज हाउ मच फॉर करंट ईयर। तो आप पूरा लिखना सिवाय करंट ईयर 7,000 रुपया। ठीक है, अच्छा अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाना है? बैलेंस शीट में एसेट साइड। अरे यस और नो? तो यहां पे बैलेंस शीट में हम पहुंचते हैं, यहां पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहां पे हम लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? सबसे पहले तो 17-18। कितना? 7,000 रुपया। और ये इनर कॉलम में होगा। ठीक है, तो करंट ईयर का हमें कितना मिलना बाकी है? 7,000 मिलना बाकी है। अब मेरी बात एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। अब मैं थोड़ा सा ये साल को साइड में को, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर हमें 7,000 मिलेगा तो हम इनकम में ऐड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहां से लेस करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले 7,000 यहां पे देखो ऐड कर लिया। ये तो बस फिट्टू से पैसा बस लेट आ रहा है, तो ये वाला मामला है। अब नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वॉज 2,000। ठीक है, अब जरा एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है क्या? नहीं है ना, ये करंट ईयर की बात है। तो एक चीज हमें ये इंफॉर्मेशन है, कभी कभी बैलेंस शीट भी दी रहती है ओपनिंग, कि भाई 16-17 का मामला है। 16-17 को कंपेयर करो, ये रहा 16-17 और 16-17 ये रहा। तो 16-17 में आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,000 था। ठीक है, आया कितना है? 1,500। तो उसके साथ फिट्टूस और आना चाहिए ना 500 रुपया। तो आपका बस एक ही इफेक्ट रहेगा, दैट इज बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी लेस हो जाएगा। और यहाँ पे 16-17 में आप लिखोगे 16-17 कितना? 500 रुपया। अब मैं आपको यही लॉजिक देखो ऐसे समझाता हूँ, तो ये आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो अब भी समझ जाओगे। जैसे कि 7,000 रुपया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? तो 7,000 आपने ऑलरेडी इनकम में ऐड किया हुआ है। अब बारी आती है नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर 7,000 आना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट ईयर 5,000 ही आया, तो 2,000 बाद में। तो ये तो अब भी हुआ कि पिछले टाइम पे 2,000 आउटस्टैंडिंग था तो हमने ऐड कर दिया, तो इस साल हमें 2,000 मिलना चाहिए था। अरे नहीं मिला है तो कितना मिला? 1,500 मिला ना, तो 500 बाद में मिलेगा। तो ये आप क्या करोगे? और कहीं पे आपने वापस से इनकम में डाला क्या? अच्छा अगर होता ना, निकाल देने का,
समझ में आया? तो यहाँ पे मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल लॉजिक ध्यान रखना है। करंट ईयर का अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो डाल दो, नहीं है तो निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना जाएगा बाहर, 7+5 दैट इज 7,500, और ये इंफॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर हमें कोई एडवांस मिला था, वो था इस साल का, तो लास्ट ईयर हमने लेस किया होगा। वापस से सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हमने कर दिया, एक एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन है, वो पुरानी बैलेंस शीट का है। कौन सा है वो? पुरानी बैलेंस शीट का एक सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो वो तो यार इस साल का पैसा था ना, तो उस टाइम पे हमने अलग से रख दिया था। अब इस साल किसी ने हमको पिछले साल एडवांस देके रखा है तो इस साल का, तो इस साल क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, और बैलेंस शीट से जीरो, कि वहां से पैसा निकाल के हमने हमें हमारी इनकम में ऐड कर दिया, वो भी करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में एक तरीके से। और एनजीओ के लिए एक तरीके से इनकम ही तो है, दूसरा क्या है। तो यहाँ पे आके ऐड क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज हाउ मच, 8,000। टोटल आपका बाहर चला जाएगा 8,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, बाहर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 95,000। ये हमें कितना करना है, दैट इज 95,000। ये पूरा का पूरा मामला इस प्रकार होने वाला है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने यहाँ पे कर लिया फॉर द करंट ईयर, ये चीजें हो चुकी है। अब बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया है करंट ईयर का भी, एक चीज बाकी रह गई है। अब जरा पढ़ो, ये 1,500 का हिसाब हो चुका है, ये तो फिट्टूस हो गया ना 2,000 के साथ, 500 बैलेंस, तो ये 3,500 कहाँ डाले? अरे भैया, ये करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है, जैसे लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था ना, वो आपने करंट ईयर में ऐड किया। अब 3,500 की इनकम, ये तो आप हाथ में भी नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे? खर्चे के लिए भैया, लाइबिलिटी है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो ये कहाँ पे जानी चाहिए, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट ईयर वहां से हटा के इनकम में ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट ईयर तो कहाँ पे जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो 18-19 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, और क्या लिखेंगे बताइए, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। चलो कितना है भैया, 3,500। अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, अरे भैया सिर्फ सब्सक्रिप्शन का मामला है, पूरा का पूरा सम नहीं है। तो ये चीजें प्लीज नोट डाउन कीजिए, मैं 5-5 सेकंड आपके लिए रखता हूँ, या कुछ मिस हुआ तो इसे आराम से देख लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, एक और सम ले लेंगे। ये 5-5 सेकंड में रखता हूँ, आराम से कंप्लीट कीजिए सारी चीजें। ठीक है, चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये रहा, अब ये देखो और मस्त सम है, प्रेजेंटेशन और सब्सक्रिप्शन ओनली। कैसे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे हमें एक पुराना बैलेंस शीट है, यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग है, और एक है हमारे पास एडवांस, फिर हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द करंट ईयर। एक और अच्छी बात है, हमारे पास बाइफर्केशन अवेलेबल है, नहीं होता तो हम खुद करते, समझ में आ, क्योंकि हमें उतना ही पैसा लेना है। सबसे पहले फटाफट रूलिंग कर लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए फॉर द ईयर एंडेड 2019 बनाओगे, और दूसरा क्या है, ठीक है, बाकी बैलेंस शीट बना लो, तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। मैं भी रूलिंग कर लेता हूँ जैसे पहले की थी। फिर रूलिंग करो यार, फिर चालू करते हैं आराम से, सम को कंप्लीट करेंगे। इसी के सब्सक्रिप्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाद में हम सम्स चालू कर देंगे, और कुछ पार्ट रहेगा तो एक हम ये पार्ट कर लेंगे चाहिए तो, जहाँ पे सारे क्या कहते हैं एडजस्टमेंट्स कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन अपना ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का है पीछे का।
चलिए, तो अब जरा यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, पूरा क्वेश्चन यहाँ से समझना। एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19, तो सबसे पहले हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर हमारे लिए है यहाँ पे 18-19। तो जो जो इन्फॉर्मेशन पहले 18-19 की उसको कलेक्ट करो और करंट ईयर के इसमें लिख दो। तो 18-19 में हमें कितना है? 4,10,000 रुपया मिलना चाहिए। समझ में आ गया? सॉरी, मिला है हमें। ठीक है भाई, लिखते हैं, इनकम साइड आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है? 4,10,000। ये हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, 16-17 का हमें अभी फिलहाल लेना देना नहीं है, 17-18 से फिलहाल लेना नहीं है, 18-19 से हमें लेना देना है, तो वो हमने लिख लिया। 19-20 की इंफॉर्मेशन 19-20 से कंपेयर करेंगे। अब नीचे एक दिया हुआ है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, तो 18-19 हमारा करंट ईयर है। तो यार 32,000 मिलने चाहिए थे, मिले नहीं है, तो ऐड करो ना करंट ईयर केस में जाके। तो करंट ईयर केस में जाके हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे? ऐड सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या आउटस्टैंडिंग है? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग है जरा चेक कर लो। आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे आपका 32,000। तो हमेशा एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होंगे? एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट होंगे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है, दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन। ये कौन से साल के लिए है? हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है भाई? 18-19 हमारा करंट ईयर है। तो 18-19 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है? 32,000। अब सारे आउटस्टैंडिंग को एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, दैट इज 32,000। अब जरा यहां पे ध्यान दो, हमें कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था जो हमने एसेट में लिखा, जो हमें लेना था। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो, 16-17 में हमें 26,000 मिलने चाहिए थे, मिले नहीं है, तभी हमने ऐड कर दिया था और यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई आगे मिलेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे। मिला कितना है 16-17 का इस साल? 30,000। तो 26 के साथ 23 फिर उसके तो कितना और मिलना बाकी है? 3,000 मिलना बाकी है। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये सारा बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा। तो साल कौन सा है? 16-17। 16-17 का कितना पैसा लिख देंगे हम? 3,000। फिर नेक्स्ट वैसे ही कंपेयर करो, 17-18 का हमें 35,000 मिलना चाहिए था। ठीक है, 35 में से हमें कितना मिल रहा है? 30,000 मिला। 35 में से हमें कितना मिला? 30 मिला। कितना मिलना चाहिए था भैया? 35 पूरा नहीं मिला। ठीक है, बाद में मिलेगा। तो एक तरीके से समझ लो आपकी आउटस्टैंडिंग कम होती जा रही है। अच्छी बात है, इस साल मिला, अगले साल और पैसा मिल जाएगा। तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो 5,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कौन सा ईयर है भैया? 17-18। ठीक है, तो 17-18 5। तो अब आप देखोगे तो टोटल 32-35, टोटल 40,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। अब आप देख रहे हो करंट ईयर में बहुत ज्यादा, मतलब पिछले ईयर में ही करंट ईयर में बहुत ज्यादा, उसके पिछले ईयर थोड़ा ज्यादा, उसके मतलब 5-3, तो धीरे धीरे समझो, नेक्स्ट से 3 मिलेगा तो 16-17 गायब, तब तक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो ये तो अकाउंट्स कंटिन्यू बेसिस पे चलते रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सारा आउटस्टैंडिंग का काम हो चुका है। आप अगर एक बार ऑब्जर्व करो, सारी इंफॉर्मेशन को आपने टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया और लिखा का जहां पे आना चाहिए था, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, ये तो स्टार्टिंग में ले लिया। समझ में आया? अब बारी है ये वाली, 20,000 रुपए आपको मिलने चाहिए थे करंट ईयर ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये आपका एडवांस का सब्सक्रिप्शन था, वहां पे आपने अलग से जमा किया है। अरे यार अभी का पैसा है, जमा करो, करंट ईयर की इनकम ऐड करो। पिछले टाइम आपने नहीं किया था, जैसे आज इस साल 21,000 रुपए हम नहीं ले रहे हैं ना, ये तो नेक्स्ट ईयर जाना चाहिए भाई, नेक्स्ट ईयर ऐड होगा, इस साल कुछ भी नहीं। तो पिछले साल का पैसा 20,000 था, वो करंट ईयर में आके हम क्या कर देंगे यहाँ पे, दैट इज ऐड करेंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे करंट ईयर लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस प्रीवियस ईयर। कितना पैसा था भैया? 20,000 रुपये। 20,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा करंट ईयर का। ठीक है, इसको हम बाहर ले लेंगे कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे आते हैं, अब बैलेंस शीट में से तो गायब हो गया ना वो अमाउंट, तो ऐड कर सकते हो 44 लाख 30 40 60, 4,62 आ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब करंट ईयर का कुछ ऐसा है क्या? अरे भाई 21,000 रुपया पैसा मिला है आपको, कितनी अच्छी बात है, पैसा मिला है भाई। करंट ईयर में इसको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि है ये अगले साल का। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव
इन एडवांस। और आप एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो जो मैं आपको बताता हूं अभी, और 18-19 मतलब आपको एडवांस मिला 18-19 में 3,500। तो एक चीज आप ऐसे लिख सकते हो इन एडवांस, ये कब के लिए मिला है, 19-20 के लिए मिला है। ये डिपेंड आप कैसे लिखते हो। अब आप एक चीज सोचो, हमने सिर्फ दो इफेक्ट एक ही चीज के दिए, जो एडजस्टमेंट हमने किया ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, तो यही तो हमें दिया था एडजस्टमेंट के रूप में, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है एज ए ईयर। बाकी सबका हमने एक ही इफेक्ट दिया है, ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन 5-5 सेकंड के लिए रख रहा हूँ, फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। तो प्लीज यार रिवाइज करो इसके बाद, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बस ये देखा और हो गया यार, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको खुद को इसको समझना है, बाद में और सम सॉल्व करना है। तो एक बस आइडिया मिला है आपको। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही हो, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ के अनअकैडमी पे पढ़ना, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये कोड यूज़ कीजिएगा, दैट इज़ भाटी10। और साथ ही साथ इसी से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और फीस चालू होती है, चार्जेस सब्सक्रिप्शन के चालू होते हैं, दैट इज़ फॉर क्लास 9 to 12 एट ₹2,000। और यहाँ पे देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और एक और चीज़, फ्री क्लासेस, इसी कोर्स से आपकी फ्री क्लासेस भी अनलॉक होगी, उसके बारे में मैं बाद में भी बात करूंगा एक बार। अब देखिए अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए कवर किए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मतलब पूरा का पूरा आपके लिए यहाँ पे काम किया जाता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, प्रैक्टिस टैब इज अवेलेबल, कंप्रेहेंसिव सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे टाइम पे मिलेगा। एंड लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, ये मेरे पर्सनल फीचर्स हैं, मतलब पर्सनल फेवरेट फीचर्स हैं मेरे, जैसे लर्न एनी टाइम एनीवेयर। तो जब पढ़ने का मन करे मोबाइल ओपन कीजिए, हाजिर हम पढ़ाने। और स्टडी मटेरियल जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइजेस कुछ इस प्रकार है। अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेक्चर्स लेते हो तो भाई 833 है, और प्राइस आपको डिस्काउंटेड 750 होगा ये कोड यूज करने पे। इट इज भाटी10 कोड यूज करना। और एक चीज, अब आपकी प्रिपरेशन किस मंथ के हिसाब से आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो 1 मंथ 3 मंथ्स के लिए भी आप ले सकते हो, आपकी पढ़ाई आप कंप्लीट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम से पहले। फिर यहाँ पे ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए, मैथ्स रिविजन बैच चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लास 9th के लिए। फिर आपके लिए एसएससी 10th के लिए बैच चल रहा है, मैथ्स का मिशन बोर्ड 2020 के एग्जाम्स चल रहे हैं। फिर ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, जहाँ पे मेरे बैचेस चल रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बैचेस होते हैं 8 to 9। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। फिर 12th के बैचेस चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर बैच, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच सॉल्व करवाया जाता है सारे सम्स। और अनअकैडमी फ्री क्लासेस के बारे में जो मैं कह रहा था, उसके क्या फीचर्स हैं, लाइव इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज, आप उसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो। आस्क क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन टैब, अलग से एक सेक्शन है जहाँ पे आप क्वेश्चन लिटरली फोटो भेज सकते हो और उसे हम करेक्शन कर सकते हैं। तो लाइव पोल ऑप्शंस हैं। तो पोल क्या होता है भाई, जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो भाई वहाँ पे आप आंसर्स दे सकते हो और उसी के हिसाब से कंपटीशन कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार चलती है। ये क्लासेस कब होती है इसके बारे में आपको जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना होता है उतना। और अगर कुछ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझसे बात कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं अगली क्लास में।